बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है वी रिपोर्टर्स के नाम से, जिसमें हम अपने जो चारों सूबों में कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो बड़ी अपनी एक्सटेंसिव कवरेज देते हैं, बड़ी मेहनत से चारों सूबों से खबरें निकाल के हमारे वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट करते हैं और आवाम को वो सारी मालूमात हासिल होती हैं जो वो जानना चाहते हैं, जो हुकूमत वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें कायम हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, सिंध और बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पिछले 11 साल से मुसलसल वो हुकूमत कर रहे हैं। तो अवाम के लिए, चूंकि ये तीनों सियासी जमातें जो हैं जब इंतखाबी मैदान में जाती हैं तो इनके नारे जो हैं वो एक दूसरे से मुतसातिम होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जमात जो है उसकी कारकर्दगी दूसरी जमात से बेहतर है। तो इसको जांचने के लिए मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही अच्छा एक मौका होता है कि जब मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुक्मरानी होती है। हमारे साथ आज हमारे 3 जो प्रोविंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिराजुद्दीन साहब, वो आज नहीं आ सके। उनके कुछ वहाँ पे कम्युनिकेशन के मसाइल की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हालांकि मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कंपैरिजन का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्याती काम या आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनका जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा मुनासिब हो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो बाकी 2 सियासी जमातों मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सर व बेशतर हदफ तनकीद बनाती है और ये कहती है कि ये दोनों सियासी जमातें करप्ट हैं, ये बारियां लेते हैं, ये करप्शन करते हैं। तो आज हमने अपने जो 3 सूबाई कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं गालिब निहाद साहब, सिंध से कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वकास खान साहब, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मलिक साहब। तो हम अपने तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट से आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने वहाँ पर अवाम की तरक्की के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या क्या मंसूबे शुरू किए हैं। मेरा ख्याल है कि इसका आगाज़ हमें बलूचिस्तान से करना चाहिए। हम अपने बलूचिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट गालिब निहाद साहब को कहेंगे कि वो इसके बारे में बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है 6 माह हो चुके हैं वहां पर हुकूमत को, क्या क्या जो मेजर तरक्याती काम हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जी गालिब, बताइए। सबसे पहले तो फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमें सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दीगर सूबों से कंपेयर करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर दीगर सूबों की बात करें तो उनका बजट अरबों और कई बार खरबों में चला जाता है, जबकि बलूचिस्तान का बजट चंद अरब तक ही महदूद होता है और उन्हीं महदूद वसाइल में हुकूमत को अपना काम करना होता है। इसके अलावा जो बैड गवर्नेंस है वो भी एक सूबे का बहुत बड़ा मसला रही है। ऐसा नहीं है कि विफाक की जानिब से कुछ दिया नहीं गया और सूबे में काम नहीं हुआ। यहाँ मुंतखब होने वाले लोगों की भी नीयतों पर शक जो है वो किया जा सकता है। इस हुकूमत की हम बात करें तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई और एक मखलूत हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सबसे ज्यादा सीटों के साथ सामने आई है। हुकूमत ने जब इक़्तिदार की कुर्सी संभाली तो बड़े बड़े ऐलानात तो हर हुकूमत करती है कि हम अवामी फलाह बहबूद के लिए बेशतर ऐसे इकदाम करें कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें ना कर पाई। उसमें रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, तालीम, सेहत और बिलखसूस बलूचिस्तान में जो अमन और अमान का मसला है उसको बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन इस 6 माह के अरसे में हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा इकदाम हुकूमत की जानिब से होता नहीं देखा जो काबिल जिक्र हो। हाँ, चंद शोबे ऐसे हैं, चंद मैदान ऐसे हैं जिसमें हुकूमत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें सबसे पहले जो है वो तालीम का जो शोबा है उसमें गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत इस हुकूमत ने काफी ऐसे इक़दामात किए हैं
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो तलबा हैं उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक किया गया है और स्कॉलरशिप दे के उनको वहां भेजा जाएगा। जो ये प्रोजेक्ट है इस पर हुकूमत जो है वो तेजी से काम कर रही है, फहरिस्तें तरतीब दी जा रही हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें 10 लाख जो बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएंगी। इसके अलावा जो मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले 1000 के करीब बच्चे थे उनके लिए भी एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत इन 1000 बच्चों को लाहौर और कराची के जो आला तालीमी इदारे हैं इनमें भेजा जाना था ताकि इनकी बेहतर तालीम और नशोनुमा हो सके। उस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में भी 400 बच्चों को भेजा जा चुका है। बात की जाए अगर सेहत की, तो सेहत में हुकूमत बलूचिस्तान ने यह दावा किया था कि अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लाएंगे और इस हवाले से उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 10 अस्पतालों को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मामला नोटिफिकेशन की हद तक ही रहा। इसको हुकूमत अमली जामा पहनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इसके अलावा बात करें तो सूबे में ज़राअत और आपाशी का शोबा भी जिसमें हुकूमत ने कहा कि हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे जिससे अवामी फलाह बहबूद होगी और अवामी नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौकियत दी जाएगी। ज़राअत के शोबे में अगर हम बात करें तो हुकूमत ने जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने से मुतल्लिक जो कहा था उस दावे पर भी काम हुकूमत का जारी है। ताहम अब तक अमली तौर पर हमने नहीं देखा कि कोई भी जो ट्यूबवेल है, किसी भी किसान का ट्यूबवेल है वो सोलर पर मुंतकिल हुआ। और ताहम हुकूमत का ये दावा है इस हवाले से कि इस पर काम जारी है और जल्द अज जल्द जो जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा किसानों और बागबानों को मुख्तलिफ मशीनरी और ट्रैक्टर्स देने का ऐलान किया गया था जिसको अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। बात करें अगर हम अमन और अमान की, तो अमन और अमान में बेहतरी से मुतालिक भी हुकूमत ने काफी बड़े दावे किए थे, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल हर गुजरते वक्त के साथ खराब होती जा रही है। दीगर अगर शोबों की बात करें तो कम्युनिकेशन, हुकूमत ने कहा था कि कम्युनिकेशन का जो महकमा है वो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए 50 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया था, लेकिन अभी तक कम्युनिकेशन के शोबे में कोई भी काम शुरू नहीं हुआ और मुतादिद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त टेंडरिंग के दौर से गुजर रहे हैं। सूबे की अगर मजमूई तौर पर बात करें तो सूबे में जैसे तालीम, सेहत और दीगर शोबों में निज़ाम जो है वो लगभग ना होने के बराबर था। सूरत हाल अब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हुकूमतें हैं बिलखसूस बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो यहाँ पर जो हमेशा से सियासत रही है वो हमेशा जो है वो लोगों पर मबनी सियासत रही है, ना कि सियासी जमातों पर मबनी सियासत रही है। इसी वजह से जो मुतादिद कैंडिडेट्स होते हैं और जो मुख्तलिफ जमातें यहाँ पर आती हैं उनका इंटरेस्ट सूबे में डेवलपमेंट में इतना ज्यादा नहीं होता और बजट भी इतना कम दिया जाता है जिससे तकरीबन 43% जो सूबा है उसके काम होना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा गालिब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये आमतौर पे काफ़ी सारे मंसूबे जो गवर्नमेंट्स हैं वो अनाउंस करती हैं, उनके इश्तिहारात छपते हैं, वो फाइलों में ऐलानात होते हैं, लेकिन अवाम तक उनका असर नहीं पहुंचता। आप ये बताइएगा कि आप आम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आम लोगों की क्या राय है बलूचिस्तान हुकूमत के बारे में कि वो क्या उसको एक मौसर हुकूमत समझते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये जो अमनो अमान की सूरत हाल है इसमें वहां की सियासी कशमकश का कितना दखल है? जी, सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो आपने अवामी हलकों की बात की। दरअसल हमने देखा है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 1 दिहाई के दौरान जो लोग हैं, उनका एतबार पार्लिमानी सियासत से उठता जा रहा है। जो जी जी। नौजवान हैं, वो बड़ी तादाद में ऐसे ग्रुपों में जा रहे हैं और ऐसी तहरीकों को जॉइन कर रहे हैं, जो उनकी आवाज़ बुलंद करने में संजीदा नज़र आती हैं। तो जहाँ तक बात रही अवामी हलकों की, तो अवामी हलके मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है कि वो पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल जो है वो बागी हो चुके हैं और उनका मानना है कि बलूचिस्तान में अगर बेहतरी आ सकती है तो ये पार्लिमानी निज़ाम उस बेहतरी को लाने में कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो आपने बात की अमन अमान की सूरत हाल की, तो अमन अमान की सूरत हाल जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह में हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। जैसे कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, उनका भी एक बड़ा हार्ड और एक सख्त रवैया है दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक, लेकिन उनका ये हार्ड रवैया भी सूबे के हालात को बेहतर करने में नाकाम रहा है। हुकूमत ने किसी
बड़े ऑपरेशन का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन छोटे आईपीओस जो ऑपरेशन है उनका उन्होंने कहा है कि वो जहां जरूरत पेश आएगी उस इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे और सूबे में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो खासा बदतर है। जी जी गालिब निहाद से हम चलते हैं कराची वकास खान के पास। वकास, ये बताइएगा, इससे पहले कि आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात करें, जो दो मेजर मसाइल हमें कराची और बिलखुसूस सिंध में नजर आते हैं, एक तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, और दूसरा जो क्राइम रेट है। पिछले दिनों हमने ये सुना कि वहाँ पे भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो इन दो मंसूबों के ऊपर, इन दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या प्रोग्रेस है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको किस तरह से बेहतर किया गया है या किया जा रहा है? कोई मंसूबे हैं पाइपलाइन में? और इसके अलावा जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसमें कितनी बेहतरी आई है? जी शुक्रिया फैसल साहब। देखें, जो सेफ सिटी का आपने जिक्र किया उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। प्राइवेट जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, उनकी जानिब से ये कदम उठाया गया था। उन्होंने कुछ हद तक ये काम किया भी है, लेकिन अब हुकूमती सतह पर ये मामला आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी ये कुछ मकामात तक ये प्रोजेक्ट जो है आगाज़ उसका हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है तो ट्रांसपोर्ट गुज़िश्ता दौर हुकूमत में अच्छा खासा काम हुआ है ट्रांसपोर्ट पर। कराची की सड़कों पर जो पुरानी बसें चला करती थी उसमें खातिर ख्वाह कमी आ गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो आम सड़कें हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट देना शुरू कर दी है, और मज़ीद उसमें बेहतरी आने के इम्कानात भी है और उस तरफ तवज्जो भी दी जा रही है। तीसरी बात आपने की लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुज़िश्ता जो दौर हुकूमत था, जब यहाँ पर ऑपरेशन हुआ सिंध में, उसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन अब भी देखा जाए तो स्नैचिंग, कत्ल होना, वाबरा तावान, ये सिलसिला रुका नहीं है। लेकिन कमी ये कह सकते हैं, कमी काफ़ी हद तक वाक़ई हुई है। बाकी अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 10-12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सिंध हुकूमत जो है कारकर्दगी अपना दिखा रही है, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तकमील के मराहिल में है, कुछ का आगाज़ हो चुका है और कुछ जो है इस दौर हुकूमत के एंड तक उनका इख्तिताम भी हो जाएगा। लेकिन सवाल हमेशा ये पैदा होता है कि जब भी कोई कराची आता है यानी किसी और सूबे से, तो उन्हें ये महसूस होता है जैसे यहाँ पर इस शहर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कुछ भी नहीं है, सिंध सूबा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अब मसला ये आ रहा है कि लोगों को कराची दिखता है और कराची की तरफ तवज्जो सिंध हुकूमत की उतनी नहीं है जो अंदरून सिंध की तरफ तवज्जो जितनी दी जा रही है। अब भी जितने प्रोजेक्ट्स, अगर मैं 21 लाख घरों की बात करूं तो ये सैलाब ज़दा इलाकों के लिए हैं। सोलराइजेशन की बात करूं तो ये अंदरून सिंध की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो अंदरून सिंध को रिलीफ दिया जा रहा है। तो कराची की अगर बात की जाए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कराची की सड़कों को ठीक किया जाएगा। अब कराची की सड़कों की हालत इस वक्त ये है कि अबतर सूरत हाल है। गरीब आवाम जो हैं, जो रिक्शा या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, उनको सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। सड़कें तबाहाल हैं, और सिर्फ जो अहम शाहराह हैं, जैसे शाहराह फैसल की अगर बात की जाए, उसमें वीआईपी मूवमेंट है। तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से शाहराह फैसल को आप ये कह सकते हैं कदर बेहतर कराची की एक सड़क है। इसके अलावा जितनी सड़कें भी हैं वो आपको असल हालत में दिखाई नहीं देंगी। वहाँ पर अगर कोई अपने लिसात के मुताबिक अगर कुछ थोड़ी बहुत मरम्मत कर ले, जैसे फिक्स हिट कुछ न कुछ कर लेती है, बाकी लोग मकामी हुकूमत का काम नहीं है लेकिन वो भी अपने इलाकों में कुछ न कुछ कर लेती, लेकिन सूबाई हुकूमत कराची के हवाले से थोड़ा नरम है, यानी इतना एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। और यही इम्प्रेशन जो है ये पूरे मुल्क में कराची का जा रहा है, और कराची का जो इमेज जा रहा है उसी हिसाब से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि सिंध भर में अगर कराची में ये सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान का माशी हब है, तो सिंध का क्या हाल होगा। और ये वाकई में हकीकत है कि कराची की सड़कें, कराची में पानी का निज़ाम, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि कराची में पीने का पानी जो है वो मुज़र सेहत है। साथ ही अगर अस्पतालों की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, तो सेहत गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से जो अस्पतालों में जो काम हो रहा है वो वाकई में सिंध में और ख़ासतौर पे कराची में वो बेहतर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम चीज़ों को अगर समराइज़ करें तो
इंडस्ट्रियल जोन्स का क़याम है, वो भी ऐसे इलाकों में है जिस यानी कराची से शहर से बाहर हैं। जंगलात की बहाली का मंसूबा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि सैलाब से बहुत ज़्यादा वकास बहुत ये हद तक तबाही बताइएगा जी वकास ये बताइएगा कि हम जब सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो हम उसकी 16वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल वहां पे काम कर रही है, तो बजाय इसके कि हम 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लें, हम एक 16 साल की कारकर्दगी जो है उसके तनाजुर में हम इसको देखेंगे तो 16 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद कितना फर्क पड़ा है सिंध की तरक्की। देखिए फैसल साहब 16 साल की अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें तो देखिए कराची में जो ऑपरेशन हुआ था अमन और अमान के लिए वो वफाक का एक कदम था। वफाक ने इक़दाम किया और ऑपरेशन हुआ, अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार हुई। इसके अलावा अगर हम 16 सालों को अगर हम एक उसमें बंद करें तो उसमें नहीं दिख रहा कि कोई खातिर ख्वाह कोई कामयाबी सिंध हुकूमत ने हासिल की हो या सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई प्रोजेक्ट सामने आया हो। उसकी वजह मैं एक बार फिर बताऊंगा कि अंदरून सिंध जो दही इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर इतना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बनाने की ज़रूरत पेश ना आए क्योंकि दूर दराज इलाके हैं और एक सड़क आपका काम कर देती है। लेकिन कराची, हैदराबाद जो शहरी इलाके हैं, सक्खर, ये इलाके ऐसे हैं कि ये बराह रास्त यानी एक आपको मिसाल देते हैं कि भाई हम यहाँ पर काम कोई नहीं हुआ। कोई भी अगर बाहर से आएगा वो देखेगा कचरा जो है जू का तू पड़ा हुआ है, सड़कें टूट का शिकार हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कराची की सड़कों के लिए फ़ंड मुख्तस कर दिया गया है। अब इसमें भी सवालात हैं कि ये फ़ंड तो मुख्तस कर दिया गया, आया नए सिरे से तामीरात होगी सड़कों की या उसमें पैचिंग की जाएगी? क्योंकि एक सड़क की मैं मिसाल दूंगा, 4K चुरंगी से लेकर गुलशन मेमार तक एक सड़क का टुकड़ा है चंद किलोमीटर का, वो एक महीना पहले उस सड़क की तामीर की और उस सड़क को यानी वो बैठ गई, उसको दोबारा उसकी कटिंग होगी, अब दोबारा उसको आवाम जो ऐसी सहेंगे, दोबारा पता नहीं कब तामीर होगी, लेकिन उस पर पैसा लग गया है, उस पर आवाम के टैक्स का पैसा लग चुका है और अब दोबारा वेट किया जाएगा कि कब हुकूमत ये इकदाम उठाई कि वो सड़क दोबारा सही हो सके। लेकिन ये भी देखने में आया है कि इलेक्शन के दिनों में जल्दबाजी में कराची में बहुत सारे काम होते हैं, सड़कें बन जाती हैं, गलियां टूट का शिकार हैं, वहाँ पर गलियां बन जाती हैं, लेकिन एक बारिश के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। और मैं ये बताता चलूं हमारे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, हमें आरिफ मलिक के पास भी जाना है लाहौर। बस थोड़ा ये बताइएगा कि तालीम में इस बार सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बजट मुख्तस किया है, तालीम की सूरत हाल क्या है प्रोविंस के अंदर? देखिए फैसल साहब, तालीम सिंध बिलखसूस कराची, तालीम का मयार ये है कि लोग सरकारी स्कूलों से बेहतर प्राइवेट स्कूलों को तरजीह देते हैं, वहाँ पर जाने पर गौर करते हैं। वज़रा भी जो हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में या तो निसाब नहीं होगा या स्टाफ नहीं होगा, हायरिंग हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन शायद चेक एंड बैलेंस वो नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। इसी वजह से बी न्यूज़ के लिए मैंने एक रिपोर्ट दी थी कि एक सरकारी स्कूल है जिसके सामने उसका ग्राउंड पानी में डूबा हुआ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये अंदरून सिंध की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं कराची यानी कराची के बिल्कुल बस्ती जो मकाम है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर 5 साल से एक स्कूल की हालत ये है कि अंदर कुत्ता बंधा हुआ है, उसका ग्राउंड पानी में डूबा हुआ है और टीचर्स नहीं हैं। तो ये अगर आप ओवरऑल इसका जायज़ा लें तो कराची में एक वक्त था कि कहा जाता था कि जामिया कराची की मिसालें दी जाती थी कि पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, कराची से लोग आते थे, लेकिन अब तालीमी मयार इतना गिर चुका है कि हम जो हमारी जो कौमी ज़बान है या दीगर जो चीज़ें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है और तालीम के अतबार से भी बहुत मसाइल का सामना है कराची को ख़ास तौर पर और सिंध को, पूरे सिंध को। इस हवाले से फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिए जाते हैं बजट में, उसके लिए अलग एक वो कहा जाता है कि तालीम पर हम फोकस करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से तालीम पर ना ही किसी और शोबे पर वो काम डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है, ऐलान भी हो जाता है, उस काम को किया भी जाता है, लेकिन मिसाल वही है कि एक सड़क बन गई, कुछ अरसे बाद वो सड़क बैठ जाएगी और सड़क बैठ तो गई लेकिन उस पर जो फंड लगा है आवाम के टैक्स के बहुत शुक्रिया वकास हो जाता है जी। बहुत शुक्रिया वकास। अब हम चलते हैं आरिफ मलिक साहब के पास लाहौर। मैंने सोचा कि पहले बलूचिस्तान और सिंध के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे बात की। मैंने कहा आप तो एक ऐसे प्रोविंस में बैठे हुए हैं कि जहाँ के बारे में और एक ऐसे शहर में खास तौर पे कि ये एक तासुर
پایا جاتا ہے پورے ملک میں کہ وہاں پہ بہت زبردست پیمانے پہ ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ چونکہ اس شہر میں بیٹھے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تاثر ہے یا اس میں حقیقت بھی ہے؟ نہیں، یہ بالکل تاثر آپ کا ٹھیک ہے، اور پنجاب میں خصوصاً لاہور میں جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انہوں نے کام کروائے ہیں، اور اب بھی لاہور میں کافی کام ہو رہے ہیں. 50 کے قریب اس وقت مریم نواز نے صوبے کے اندر منصوبوں کا جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے. مختلف منصوبے ہیں، ان میں کئی منصوبے ایسے ہیں جن کو عملی جمع پہنایا گیا ہے. سٹارٹ انہوں نے رمضان پیکج سے لیا تھا، جی اسی جی طرح پھر ایئر ایمبولینس آ گئی، اسی طرح ادویات جو کینسر کی اور ٹی بی کی ادویات تھی وہ گھر کی دہلیز تک پہنچائی ہیں، اور ای بائکس بچوں میں جو طلبہ میں وہ تقسیم کی ہیں 19,000 کے قریب. اسی طرح کچھ جو پنجاب کے مختلف دیہی علاقوں کے اندر روڈز کا مسئلہ تھا وہاں جی پر جی بھی کام کیا جا رہا ہے. کچھ علاقوں میں روڈز بن گئے ہیں، کچھ پر ابھی تعمیراتی جو ہے وہ کام جاری ہے. لاہور کے اندر اگرچہ سڑکوں کا وہ اس طرح کام نہیں شروع ہوا، 70,000 روپے رکھے گئے تھے لاہور کے جی جی ڈیولپمنٹ پیکج کے اندر، لیکن لاہور میں اس طرح ابھی تک جو ہے وہ سڑکوں کا اور سیوریج کا اس طرح کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. لیکن باقی پنجاب میں یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں. ہاں، یہاں پر جو ریویمپنگ ہے ہاسپٹلس کی ہوگی، پولیس اسٹیشنز کی ہوگی، وہ ریویمپنگ ضرور ہوئی ہے. جی اور جی یہاں پر جیسے کہ مریم نے اس میں آئی ٹی نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام جو ہے اس کا افتتاح کیا ہوا ہے. ادھر سرکاری طور پر لاہور میں کینسر اسپتال بنایا جا رہا ہے، سرگودا میں کارڈیالوجی سینٹر نیا بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ یہاں پر چل رہے ہیں، اور مریم نواز ان پر انہیں عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور تقریباً اس وقت کوئی 15 سے 20 ایسے منصوبے ہیں جن پر عمل درآمد ہو چکا ہوگا. اچھا عارف صاحب، اگر تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں بزدار حکومت کا اور اس موجودہ حکومت کا، بیچ میں پرویز الہی صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ رہے، تو کیسا نظر آتا ہے؟ جی، بزدار کی حکومت کا اور اس کی حکومت کا تو فرق کافی ہے، کیونکہ بزدار گورنمنٹ میں اس طرح کے منصوبے لاہور میں خصوصاً اس طرح کے کام نہیں کیے گئے، لیکن دیگر جو شہر تھے پنجاب کے وہاں پر کام ہوئے. کہیں پہ جہاں پہ سڑکوں وغیرہ کو کام تھا وہاں پہ کام ہوا. اسی طرح جو انڈسٹریل اسٹیٹ تھی یا فیصل آباد کے لیے انہوں نے وہاں پہ جگہ بنائی. اسی طرح باقی شہروں میں بھی اس چیز کو پھیلایا. تو یہاں پر ادھر بزدار حکومت میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا مریم نواز اب کر رہی ہے. ایک تو ڈیجیٹلائز زیادہ کام کیا جا رہا ہے جی پنجاب جی کے اندر مختلف چیزوں کو آئی ٹی بی کے ساتھ مل کر. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے بزدار حکومت میں نہیں ہوئی، لیکن اب گورننس جو ہے وہ بہتر کی جا رہی ہے. لوگوں کو شکایت ہے، پولیس سے شکایت ہے. یہ چیزیں بزدار حکومت میں چلتی رہی ہیں، وہ اب بھی چل رہی ہیں. اب تھوڑی شکایت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن جو ترقی کا سلسلہ ہے وہ بزدار اور اب کا جو پرویز الہی کی جو 1 سال کی گورنمنٹ رہی ہے اس سے بہتر جا رہا ہے. اچھا، کچھ جو منصوبے مریم نواز نے شروع کیے جیسے کلینک آن ویلز تھا، یا جس طرح سے یہ نیوٹریشن پروگرام شروع کیا گیا، ان منصوبوں پہ تنقید بھی کی گئی. کلینک آن ویلز کا جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس کی بجائے اگر جو بی ایچ یوز ہیں ان کو بہتر کیا جاتا یا ہسپتالوں پہ وہی پیسہ لگایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اور اسی طرح سے یہ جو نیوٹریشن پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے اندر کرپشن کا مارجن بڑا ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جو بی ایچ یو کی آپ نے بات کی تو بی ایچ یو پورے پنجاب کے اپ گریڈ کیے گئے ہیں، وہاں پر جو سہولیات ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں. یہ جو کلینک آن ویل ہے یہ اور طرح آپریٹ کر رہا ہے. اس طرح فیلڈ ہسپتال بنائے گئے ہیں جو مختلف امراض کو وہ دیکھتے بھی ہیں. مطلب کہ وہ چلتا پھرتا اسپتال ہے، اس کی گاڑی ہے، اور وہ چلتی پھرتی شہر میں جہاں پہ کسی کو ضرورت ہے، کوئی مرض ہے، وہ علاج کروا سکتا ہے. اس کے اندر ڈاکٹر بھی موجود ہیں، چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو بی ایچ یو ہے یہ تو مریم نواز نے 2500 کے قریب بی ایچ یوز ہیں جہاں پر پنجاب کے، وہاں انہیں اپ گریڈ بھی کیا ہے، ان کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کی ہیں.
باقی صحت کے اندر سے محکمہ صحت کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کرپشن ہر محکمے کے اندر ہے، تو یہ اب لوگ اس پہ بات نہیں کر، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چیز مہیا ہونی چاہیے، کرپشن کا تو ذمہ دار گورنمنٹ ہے، وہ کرے، لیکن جو ادویات اسپتالوں میں پہنچنی تھی انہیں ادویات مل رہی ہیں۔ جی جی، اچھا عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو اس کے فین فالوئنگ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بہت بڑی رائے عامہ ہے، بہت جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی جو 6 ماہ کی کارکردگی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اس نے کیا مسلم لیگ نواز کے تاثر کو بہتر کیا ہے، اور کیا دوسری طرف اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے اس کو قدرے کم کیا ہے؟ پاشا صاحب، جہاں پر پاکستان، یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کافی سپورٹ ہے پنجاب کے اندر، لیکن وہ جو رائے عامہ ہے وہ اس لحاظ سے بدلی نہیں ہے جس لحاظ سے گورنمنٹ سوچ رہی تھی، اور جیسے پی ایم ایل این سوچ رہی تھی کہ ہم ایک منصوبے دیں گے، لوگوں کی رائے عامہ بدلیں گے۔ سولر پروجیکٹس تک انہوں نے اناؤنس کیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ماہ میں بجلی کا ریلیف دیا، لیکن رائے عامہ اس طرح نہیں بدلی جس طرح کی بدلنی چاہیے تھی۔ اس کی بڑی وجہ مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی کے اندر جو غریب ہے وہ پسا ہے، جس کی وجہ سے وہ رائے عامہ وہ بن نہیں سکی۔ یہ بار بار جو بجلی کے بلوں میں اب ریلیف ملے، یہ پچھلے 8 ماہ تو وہ لوگ دے رہے تھے، جب ان کی جیب سے پیسے جاتے تھے تو وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ رائے عامہ پی ایم ایل این کی یا مریم نواز کی وہ تو قائم نہیں ہو سکی، لیکن کام وہ ضرور کر رہی ہیں۔ کام وہ کر رہی ہیں، محکمہ صحت میں بھی کام کر رہی ہیں، محکمہ تعلیم میں بھی کام کر رہے ہیں، زراعت میں بھی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسی طرح جو پولیس کا محکمہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کام وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رائے عامہ میں ابھی اتنا فرق نہیں پڑا، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اس رائے جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو رائے عامہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جب بھی آتی ہے کام کرتی ہے، خدمت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے عوام، تو وہ رائے عامہ ابھی تک بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی مریم نواز، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو انگیج کرنے میں کامیاب ہے پنجاب کے اندر۔ ناظرین، آپ نے ہمارے جو 3 پروونسز ہیں وہاں سے جو ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں ان کی رائے سنی۔ یہ ہمارے کورسپونڈنٹس جو ہیں یہ وہاں کی حکومتوں کو بڑی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، ان کے اور عوام کے اندر چونکہ رہتے ہیں تو عوامی رائے سے بھی یہ لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ جو پشاور سے ہمارے کورسپونڈنٹ سراج الدین، وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے کمیونیکیشن پرابلمز کی وجہ سے، لیکن ان کی طرف سے ہمیں جو پیغامات موصول ہوئے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے زیادہ تر جو پروجیکٹس تھے جو پرانی گورنمنٹ کے تھے، جو انٹرم گورنمنٹ کے اندر کچھ پروجیکٹس تھے وہ بند ہو گئے، ان کو انہوں نے ریوائیو کیا۔ ایک تو انہوں نے رمضان تھا جب گورنمنٹ نے سٹارٹ لیا تو انہوں نے جو لوگوں کی امداد کی نقد رقوم کے ذریعے سے، اس کے علاوہ انہوں نے لنگر خانوں کو بحال کیا، جو پناہ گاہیں تھیں ان پروجیکٹس کو بحال کیا، اور صحت کارڈ کو بحال کیا، لیکن جو ایک لوگوں کے اندر جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، گورنمنٹ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی، ظاہر ہے جس کی وجہ ایک سیاسی کشمکش ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمارا وی رپورٹرز کا سیگمنٹ ہے یہ ہم اب مستقل بنیادوں پہ کیا کریں گے۔ ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں چاروں صوبوں سے وہ بتائیں گے کہ چاروں صوبوں کے اندر کس طرح سے حکومتیں جو ہیں وہ فنکشن کر رہی ہیں، تاکہ عوام کو اپنی رائے بنانے کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم اور ایک بہتر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ میسر آئیں کہ کس طرح سے مختلف سیاسی جماعتیں جن کی مختلف صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، اور بنیادی طور پہ ترقی یافتہ دنیا میں کارکردگی ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد پہ کسی کو حکومت کا حق جو ہے وہ تفویض کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔